नमस्कार। आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिनका नाम शायद आपने कम ही सुना हो। हम अलग अलग स्रोतों जैसे विकिपीडिया, कुछ लेख, कुछ वीडियोस, इनके आधार पर बात करेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगू बाबा की। गंगू मेहतर भी कहते थे उन्हें। 1857 के संग्राम के एक नायक, जिनकी बहादुरी के किस्से तो मिलते हैं, पर इतिहास की किताबों में वो अक्सर जिक्र नहीं मिलता। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी जीवनी, कुछ लोक कथाएं और 1857 में उनकी क्या भूमिका थी, इन सब पर रोशनी डालती है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन सब सूत्रों को जोड़कर गंगू बाबा को समझें, उनके जज्बे, उनकी विरासत को। कौन थी ये योद्धा, कानपुर के पास बिठूर के रहने वाले, और क्यों आज भी उनकी कहानी सुनना जरूरी है? जरा सोचिए, एक पहलवान जिसके बारे में कहते हैं कि अकेले अपनी तलवार से 150 से 200 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। है ना चौंकाने वाली बात? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी को सही तरह से समझने के लिए हमें पहले उस समय को देखना होगा। 1857 का वो दौर, माहौल बहुत तनाव भरा था। अंग्रेजी हुकूमत की नीतियां, खासतौर पर लॉर्ड डलहौजी की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति। जी, जिसके तहत गोद लिए वारिस को अंग्रेज मानते नहीं थे। इससे नाना साहब पेशवा जैसे कई शासक बहुत नाराज थे। नाना साहब को तो उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय उनकी पेंशन और पदवी देने से भी अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया था। तो एक तरफ ये राजनीतिक नाराजगी थी, दूसरी तरफ किसानों पर भारी लगान, दस्तकारी का खत्म होना, सैनिकों के साथ भेदभाव, एक उबाल सा था पूरे समाज में। और फिर वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह आई, उसने तो जैसे चिंगारी का काम किया। हिंदू मुसलमान दोनों सैनिकों की भावनाएं भड़क उठी। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सैनिक गदर नहीं था, ये अंग्रेजी राज के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश था। और इसी उथल-पुथल वाले माहौल में गंगू बाबा का जन्म हुआ था। स्रोत कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास बिठूर या अकबरपुर गांव में एक दलित परिवार में, जिन्हें उस समय भंगी या वाल्मीकि समुदाय का कहा जाता था। उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा होगा? हाँ, उनका जन्म तो ऐसे समाज में हुआ जहां जाति पाति का बहुत गहरा असर था। जाहिर है बचपन गरीबी में बीता होगा, सामाजिक भेदभाव झेला होगा। औपचारिक पढ़ाई लिखाई का तो शायद सवाल ही नहीं उठता। बाद में उनका परिवार कानपुर शहर आ गया था, चुन्नीगंज इलाके में, शायद काम की तलाश में। लेकिन कहते हैं ना, प्रतिभा छिपती नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद भी उनमें गजब की शारीरिक ताकत थी और पहलवानी का शौक भी। जी हाँ, बिल्कुल। कुश्ती का बहुत शौक था और सुनने में आता है कि उन्होंने एक मुस्लिम उस्ताद से बाकायदा पहलवानी सीखी थी। अच्छा, इसीलिए कुछ लोग उन्हें भंगूदीन भी कहते थे। हाँ, शायद इसी वजह से। और वो जल्दी ही एक जाने माने पहलवान बन गए थे अपने इलाके में। उनकी ताकत और उनकी दरियादिली के भी तो कई किस्से हैं, जैसे वो शेर या बाघ से भिड़ जाने वाला किस्सा बिना हथियार के। हाँ, लोक कथाओं में ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। एक कहानी कहती है कि एक आदमखोर बाघ को उन्होंने खाली हाथ मार गिराया था। एक और किस्सा है कि वो बड़े दयालु थे, कोई भूखा दिख जाए तो अपनी रोटी भी दे देते थे। अब देखिए, ये लोक कथाएं हैं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलना तो मुश्किल ही है, पर ये दिखाती हैं कि भले ही समाज उन्हें नीची नजर से देखता हो, उनकी हिम्मत और नेकी का लोग लोहा मानते थे। गांव के जमींदार तक उनका सम्मान करते थे। और शायद यही हिम्मत और ताकत देखकर नाना साहब पेशवाओं से प्रभावित हुए होंगे। वो जो कहानी है कि बाघ को कंधे पर लाते हुए देखा। हाँ, कई स्रोतों में यही जिक्र आता है। कहानी ये है कि गंगू बाबा उसी मारे हुए बाघ को कंधे पर रखकर जंगल से आ रहे थे। रास्ते में नामा साहेब अपनी टुकड़ी के साथ मिल गए। अब उन्होंने देखा कि ये आदमी अकेले इतने भारी जानवर को इतनी आसानी से उठाए ला रहा है, वो भी निहत्था था। कमाल। हाँ, तो नाना साहब बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फौरन गंगू बाबा को अपनी सेना में शामिल होने को कहा। और गंगू बाबा मान गए? ये तो उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ होगा। यकीनन। नाना साहब उस वक्त बिठूर में थे और अंग्रेजों के खिलाफ अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे थे विद्रोह की। गंगू बाबा का सेना में आना उसी तैयारी का एक हिस्सा था। शुरू में उन्हें काम मिला नगाड़ा बजाने का। नगाड़ा? अच्छा, वो जोश भरने के लिए? हाँ, बिल्कुल। जंग के मैदान में नगाड़े की आवाज सिपाहियों का हौसला बढ़ाती थी। लेकिन वो सिर्फ नगाड़ा वादक नहीं रहे। हाँ, उनकी ताकत और लड़ने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाया गया होगा। बिल्कुल। नाना साहब ने उनकी काबिलियत पहचानी
और उन्हें अपनी एक टुकड़ी का सूबेदार बना दिया। और सोचिए, उस जमाने में जब जाति का इतना बोलबाला था, एक दलित व्यक्ति को सेना में अफसर का पद मिलना ये असाधारण बात थी। सही बात है। वो दूसरे सैनिकों को पहलवानी और लड़ाई के गुर भी सिखाने लगे थे। और खैर आया वो साल 1857, जून का महीना कानपुर विद्रोह का एक बड़ा केंद्र बन गया। जी हाँ, और यहीं पर गंगू बाबा ने नाना साहब के झंडे के नीचे अंग्रेजों से मोर्चा लिया, अपनी वीरता दिखाई। और यहीं से वो कहानी आती है जिसने हमें शुरू में इतना चौंकाया था कि अकेले ही 150 से 200 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। ये आंकड़ा, ये बात कहाँ से आती है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, ये जो संख्या है 150 या 200, ये मुख्य रूप से लोक कथाओं से आती है या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों से। किसी सरकारी अंग्रेजी दस्तावेज में या पक्के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ऐसी संख्या मिलना तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो है। लेकिन इन कहानियों का मतलब सिर्फ गिनती नहीं है। इनका असली महत्व ये है कि ये दिखाती हैं कि गंगू बाबा का खौफ, उनका डर अंग्रेजों में कितना ज्यादा बैठ गया था। वो एक ऐसे लड़ाका बन गए थे जिन्हें अंग्रेज हर कीमत पर पकड़ना चाहते थे, जिंदा या मुर्दा। और शायद लड़ने का तरीका भी अलग रहा होगा, जैसे गुरिल्ला युद्ध। हाँ, ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि चालाक भी थे। गुरिल्ला रणनीति अपनाते थे, अचानक हमला करना, नुकसान पहुंचाना और फिर गायब हो जाना। इसने अंग्रेज सेना को काफी परेशान किया होगा। और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा आप कह रही थी, कि 1857 की लड़ाई सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं थी। गंगू बाबा जैसे लोग, समाज के निचले तबके से आने वाले लोग भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। और गंगू बाबा अकेले में साथ नहीं है। इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिन्हें भुला दिया गया, जैसे झलकारी बाई, कोरी समुदाय से थीं, जिन्हें उस समय दलित माना जाता था। कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थीं। उनकी महिला सेना दुर्गा दल की कमांडर थीं। हाँ, उनका नाम तो सुना है। या फिर लखनऊ की उदा देवी, पासी समुदाय से। सिकंदर बाग की लड़ाई में कहानी है कि वो पेड़ पर चढ़ गईं और अकेले ही 30 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। आखिर में वो भी शहीद हो गईं। बाप रे, 30 सैनिक अकेले। जी। और मुजफ्फरनगर की महावीरी देवी का भी जिक्र मिलता है। उन्होंने 22 दलित महिलाओं की टोली बनाकर अंग्रेजों का सामना किया था। तो ये सब उदाहरण बताते हैं कि ये आजादी की पहली लड़ाई समाज के हर वर्ग ने मिलकर लड़ी थी। एक साझा संघर्ष था। पर अफसोस, इतनी बहादुरी के बाद भी विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इसे दबा दिया। कानपुर पर भी उनका दोबारा कब्जा हो गया। तो फिर गंगू बाबा का क्या हुआ? हाँ, विद्रोह की कुचले जाने के बाद बहुत से क्रांतिकारी या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। गंगू बाबा भी कुछ समय तक तो बचते रहे, अंग्रेजों को चकमा देते रहे, पर आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। उनकी शहादत की कहानी भी ज्यादातर लोक स्मृतियों पर ही आधारित है, पर वो उनके साहस को दिखाती है। कहते हैं पकड़े जाने के बाद उन पर बहुत जुल्म हुए। हाँ, जो कहानियां सुनाई जाती हैं उनके मुताबिक अंग्रेज उनसे बहुत गुस्सा थे। शायद लोगों में डर बैठाने के लिए उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे कानपुर शहर में घसीटा गया, फिर जेल में डाल दिया गया और फिर फांसी दे दी गई। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि उन पर अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सजाए मौत दी जा सके। हाँ, ये बात भी सामने आती है। ये हो सकता है कि ये महज एक बहाना हो उन्हें फांसी देने का, क्योंकि वो झुके नहीं। और ये भी मुमकिन है कि उनकी दलित पहचान की वजह से उनके साथ शायद ज्यादा क्रूरता बढ़ती गई हो, अंग्रेजों के मन में जो पूर्वाग्रह थे। एक तरह से दोहरा संदेश देने की कोशिश कि देखो, हिम्मत करोगे तो ये हश्र होगा, और अगर दलित हो तो और भी बुरा। हाँ, ऐसा समझा जा सकता है। आखिरकार 8 सितंबर 1859 को कानपुर के चुन्नीगंज में उन्हें एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। कहते हैं मौत के सामने भी वो डरे नहीं। उनके आखिरी शब्द क्या कहे जाते हैं? जो लोक कथाएं हैं वो बताती हैं कि फांसी के तख्ते पर भी उनकी आवाज बुलंद थी। उन्होंने अंग्रेजों को ललकार कर कहा, इस भारत की मिट्टी में हमारे पुरखों का खून और पसीना मिला है, उनकी कुर्बानियों की महक है इसमें। ये मिट्टी गद्दार पैदा नहीं करती, एक दिन ये मुल्क जरूर आजाद होगा। वाह! और कहते हैं कि वो हंसते हंसते फंदे पर झूल गए। कुछ किस्सों में तो ये भी है कि अंग्रेज उनकी मौत के बाद भी उनसे इतना डरते थे कि उन्होंने बाद में वो पेड़ ही कटवा दिया जिस पर उन्हें फांसी दी थी। इतनी बहादुरी!
ऐसा बलिदान, फिर भी गंगू बाबा का नाम ज्यादातर लोग क्यों नहीं जानते? इतिहास की किताबों से वो गायब क्यों है? उन्हें गुमनाम नायक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो इतिहास लिखने का जो तरीका रहा है उसमें जाति का बायस मतलब पूर्वाग्रह रहा है। लंबे समय तक इतिहास ऊंची जातियों या प्रभुत्व वाले वर्गों ने लिखा, तो उन्होंने अक्सर दलितों या हाशिए के समुदायों की योगदान को या तो अनदेखा कर दिया या उसे कम महत्व दिया। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बात, लिखित सबूतों की कमी। गंगू बाबा जैसे नायकों की कहानियां ज्यादातर लोगों की जुबान पर रहीं, लोक गीतों में, किस्सों में, उनके अपने समुदाय की यादों में, और ये चीजें अकादमिक इतिहासकारों तक या तो पहुंची नहीं या उन्होंने इन्हें भरोसेमंद नहीं माना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरी तरह भुला दिया गया है। उनकी याद को जिंदा रखने के लिए भी तो कुछ कोशिशें हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने पहले बात की, कानपुर के चुन्नीगंज में जहां उन्हें फांसी दी गई थी, उसी के पास आज उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। और ये बात अहम है कि कहा जाता है कि ये मूर्ति दलित समुदाय ने आपस में चंदा करके बनवाई थी। मतलब समुदाय ने अपने हीरो को याद रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। और अमर शहीद गंगू बाबा स्मारक समिति जैसे संगठन भी हैं। वो हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करते हैं, उनकी कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि गंगू बाबा की कहानी हमें याद दिलाती है हमारी आज़ादी की लड़ाई की जो नींव है उसमें ऐसे अनगिनत लोगों का बलिदान शामिल है जिनके नाम शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। इतिहास सिर्फ चंद मशहूर चेहरों का मोहताज नहीं है। तो इन सभी स्रोतों और कहानियों को अगर हम एक साथ देखें तो गंगू बाबा की एक तस्वीर उभरती है। एक दलित योद्धा, एक पहलवान, नाना साहब का वफादार सिपाही जिसने 1857 में जबरदस्त हिम्मत दिखाई और जिसे दुश्मन ने बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया। हाँ, उनकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, ये सामाजिक बंधनों को तोड़कर उठने के संघर्ष की कहानी भी है। देश के लिए सब कुछ लुटा देने की कहानी है। और सबसे ज्यादा ये इस बात का सबूत है कि इतिहास अक्सर अधूरा होता है, उसे अक्सर जीतने वाले या ताकतवर लोग लिखते हैं। इससे हाशिए पर खड़े लोगों की आवाजें, उनकी कुर्बानियां दब जाती हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? यही कि हमें अपने इतिहास को शायद और ध्यान से और ईमानदारी से देखने की जरूरत है। सवाल पूछने की जरूरत है कि किसकी कहानी हम सुन रहे हैं और किसकी नहीं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने लाके खड़ा करता है कि गंगू बाबा जैसे और कितने नायक नायिकाएं होंगे जिनकी कहानियां आज भी इतिहास की धूल में कहीं दबी पड़ी हैं, अपनी पहचान, अपने सम्मान का इंतजार कर रही हैं।